नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा विषय कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 6 की बात करेंगे हम, जिसका प्रथम पार्ट है वो हमने पढ़ लिया है। आज सेकंड पार्ट की बात करेंगे, छोटी आंत। देखिए, इस चैनल पे आपको कक्षा 10 के सभी जो अध्याय हैं उन अध्यायों का वीडियो है वो आपको मिलेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी प्रकार के वीडियो है वो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। सभी वीडियो को आप ध्यान से सुनें। जहाँ तक कोशिश की गई है अच्छे से अच्छा मैटर है वो आपको अवेलेबल करवाने की हमारी पूरी कोशिश है। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये पहुँचे और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र में हमने पार्ट 1 में कुछ भाग पढ़ लिया था आमाशय तक। आज हम बात करेंगे छोटी आंत। छोटी आंत या शुद्धांत्र। शुद्धांत्र को 3 भागों में यह बांटा गया है। ग्रहणी, जो इसका अग्रभाग होता है, अग्र शुद्धांत यानी अग्र यानी आगे की छोटी आंत, और शुद्धांत्र यानी पीछे का भाग। ग्रहणी जो होती है वो यू आकार पाचक रस व एंजाइम को मिलाने का कार्य, यानी ग्रहणी जो है वो यू आकार की होती है और पाचक रस व एंजाइम है वो इसमें मिलते हैं। अग्र शुद्धांत्र, इसका काम भोजन का पाचन करना और अवशोषण करना होता है। शुद्धांत्र, इसका भी काम है वो भोजन का पाचन करना और अवशोषण करना होता है। यानी छोटी आंत के आगे का जो भाग होता है, अग्रभाग, वो पाचन का अधिक काम करता है और पीछे का भाग जो होता है वो अवशोषण का अधिक काम करता है। आगे हम बात करते हैं पाचन ग्रंथियाँ। इसमें लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको हम लीवर या यकृत ग्रंथि कहा जाता है। एक एक की बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हम लार ग्रंथि। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। लार की प्रकृति है वो अम्लीय। 3 जोड़े कौन कौन से होते हैं? कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजभ और अधोजिह्वा ग्रंथि होती है। यानी ये 3 जोड़ी जो ग्रंथियाँ होती है वो हमारे मुंह में उपस्थित होती है, जो कान के पूर्व जिसे कर्ण पूर्व, अधोजभ यानी जीभ के ऊपर, अधोजिह्वा यानी जीभ के नीचे 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती है। लार में लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में मुख्य रूप से एमाइलेज और टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का 30% भाग होता है। इसके बाद स्रावित एंजाइम एमाइलेज और टाइलिन। आमाशय में ऑक्सिनटिक कोशिकाएं पाई जाती है जो HCl का स्रावण करती है। आमाशय में भोजन है वो अम्लीय प्रकृति का होता है HCl के कारण, उन्हें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करने वाली जो सेल्स होती है वो ऑक्सिनटिक सेल्स होती है। इसके बाद है पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन जो दूध का पाचन करता है। आमाशय में जठर रस मिला हुआ भोजन कायम कहलाता है। जो भोजन की आमाशय के अंदर लुगदी बनती है उस लुगदी को कायम कहा जाता है। नेक्स्ट है अग्नाशय। 6 से 8 इंच लंबी यू आकार की
यकृत, ग्रसनी व तिल्ली से घिरी हुई संरचना, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, दो प्रकार की। अंतःस्रावी है वो हार्मोन स्रावित करती है जैसे इंसुलिन, और अग्नाशय जिसे ग्लूकागोन कहते हैं। अंतःस्रावी का इंसुलिन का कार्य क्या होता है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, आंतों में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ये अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन का कार्य होता है। फिर ये प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? प्रोटीन का पाचन है वो ट्रिप्सिन एंजाइम और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम के माध्यम से होता है। ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टाइड में बदलता है। और काइमोट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टाइड में बदलता है। यानी प्रोटीन का पाचन है वो पेप्टाइड रूप में होता है, इसलिए प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम है वो काम में आता है। फिर है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर में स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है, इसको माल्टोज में बदलना होता है, और एमाइलेज नामक एंजाइम है वो उसको माल्टोज में बदलने का काम है वो करता है। फिर है वसा का पाचन कैसे होता है? तो वसा का पाचन है वसा के जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणु में बदलने के लिए लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो जटिल अणु को सरल अणु में बदलता है। फिर अग्नाशय रस, इनका पाचन माल्टोज है वो ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज है वो किस में बदलता है? ग्लूकोज में। लैक्टोज है वो ग्लूकोज में। सुक्रोज है वो ग्लूकोज में। लेकिन किसके माध्यम से? माल्टोज माल्टेज के माध्यम से, लैक्टोज लैक्टेज के माध्यम से, सुक्रोज सुक्रेज के माध्यम से ग्लूकोज में बदलता है। और वसा है वो वसीय अम्लों में बदलती है लाइपेज नामक एंजाइम के माध्यम से। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। आंत्रिय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं इनकी बात की हमने। अब यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कार्य क्या है? पीत का निर्माण करता है। संग्रहित कहाँ होता है? पित्ताशय केंद्र। बहुत बार ये पूछा जाता है पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। साधारण भाषा में हम लिख देते हैं पीत रस का निर्माण पित्ताशय में होता है, जबकि ये गलत है। पीत रस का निर्माण है वो यकृत ग्रंथि में होता है और संग्रहित है वो पित्ताशय के अंदर होता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पीत रस का निर्माण यकृत में और संग्रहण पित्ताशय में। ये अम्लीय भोजन को क्षारीय प्रकृति में बदलने का काम करता है। पीत रस क्या करता है? HCl के माध्यम से भोजन है वो अम्लीय होता है और इस अम्लीय भोजन को छोटी आंत में जब पहुंचता है तो क्षारीय प्रकृति का बनाने के लिए पीत रस कार्य करता है। बड़ी आंत जो है उसमें भोजन का ज़्यादातर कार्य वो अवशोषण का होता है। इसके अंदर दीर्घरोम होते हैं जिनको रसांकुर भी कहा जाता है और ये पचित भोजन में से भोजन का अवशोषण करने का कार्य करते हैं और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है स्वतंत्र यानी श्वसन तंत्र। देखिए, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन कहलाता है। देखिए, छोटी क्लासों में जो हमने श्वसन पढ़ा था वो अलग प्रकार की चीज़ है या थोड़ा सा हट कर के है चीज़, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जिसे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। छोटी क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का अंदर लेना
श्वसन कहलाता है। जबकि इस क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उनके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं। ऊर्जा के लिए कोशिकाएं पोषण तत्वों का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करती है, यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना आवश्यक है। एटीपी का निर्माण वे CO2 उत्पन्न होती है। यदि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्पन्न होती है और ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ये ऊर्जा है जो भोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें उपस्थित होनी चाहिए और उनका प्रोसेसिंग होने के बाद हमें ग्लूकोज एज ए ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया क्या है? ये एक जटिल जैव प्रक्रिया है। जटिल भोजन का ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया है। ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये शरीर को ऊर्जा उत्पन्न या ऊर्जा प्राप्त करने का प्रोसेस है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ये प्रोसेस है वो कोशिका अंग जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, उसमें ये प्रक्रिया संपन्न होती है और इसके माध्यम से हमें एनर्जी मिलती है। श्वास लेना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना है वो श्वास लेना कहलाता है। ये प्रक्रिया फेफड़े या लंग्स के माध्यम से संपन्न होती है, लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। रक्त में O2 का मिलना और कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का निकलना श्वास लेने का प्रोसेस है। तो श्वास लेना अलग प्रक्रिया है और श्वसन क्रिया है वो अलग प्रक्रिया है। श्वास लेने से ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, जबकि श्वसन प्रक्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं वो बदल जाती है, क्योंकि हार्डनेस की ओर चलती है। तो चलिए हम बात करते हैं स्थलीय जीव और जलीय जीव में क्या अंतर होता है श्वसन की प्रक्रिया में। देखिए, स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जबकि जलीय जीव है वो जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव जैसे मनुष्य, जलीय जीव बहुत सारे हैं, मछली। स्थलीय जीव श्वसन दर कम होती है, इन जलीय जीवों की श्वसन दर है वो अधिक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी होने के कारण धरातल पर इसकी डेंसिटी अधिक होती है, इसीलिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए श्वसन दर कम होती है। जबकि जल में इसकी मात्रा कम होने के कारण बार बार श्वसन करना पड़ता है। O2 पर्याप्त मात्रा में होती है, इसमें कम होती है। ये फेफड़ों द्वारा होता है, ये क्लोम द्वारा होता है। तो ये सामान्य चीज़ है, छोटी क्लासों में भी हमने इसको पढ़ा था। मनुष्य में श्वसन O2 व CO2 के परिवहन की प्रक्रिया फेफड़ों के द्वारा होती है, यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस छोड़ना ये फेफड़ों के माध्यम से होता है। हीमोग्लोबिन यानी RBC व O2 ग्रहण कर सभी अंगों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन OHB बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। ग्लूकोज के खंडन से ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा CO2 का निर्माण होता है, यानी श्वसन है उसके माध्यम से जटिल अणु है वो सरल अणु में बदलते हैं, या यूँ कहें कि ग्लूकोज का खंडन होता है, छोटे टुकड़ों में सरल अणु में टूटती है, जिनके माध्यम से
कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। CO2 का प्लाज्मा में घुलना, CO2 प्लाज्मा में घुलती है और प्लाज्मा के द्वारा CO2 का पुनः रक्त से वायु में जाना श्वसन की प्रक्रिया है। ये नासाद्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन भिन्न पथों पर ग्लूकोज का विखंडन होता है, यानी वायवीय और अवायवीय श्वसन है वो अलग प्रकार का प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का प्रोसेस दिया हुआ है। देखिए देखिए ग्लूकोज, यहाँ से शुरू करते हैं इसको। बहुत सरल चीज़ है ये। ग्लूकोज जिसके 6 अणु होते हैं, जो C6 H12 O6, ये ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। इसको हम शर्करा भी कह सकते हैं, इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। ये ग्लूकोज है जिसमें कार्बन के कितने अणु हैं? 6 अणु हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ग्लूकोज के 6 अणु कार्बन वाला एक कंपाउंड होता है जो कोशिका द्रव्य में ये प्रोसेस होता है और इनके माध्यम से कोशिका द्रव्य में ये प्रोसेस होता है और इनके माध्यम से पाइरुवेट अम्ल बनता है। क्या बनता है? पाइरुवेट अम्ल बनता है। अब पाइरुवेट अम्ल की आगे 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। जो 3 कार्बन वाला होता है, वायु के अणु होते हैं, ऊर्जा होती है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यदि ये होता है, ऑक्सीजन की प्रथम पार्ट को देखिए इसको, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। एक मिनट, थोड़ा सा वापस ठीक करते हैं इसको। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ये किस में होता है? यीस्ट नामक प्लांट में होता है। बनता क्या है? यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का क्या चीज़ बनती है? ग्लूकोज का पहले पाइरुवेट अम्ल बन गया। अब पाइरुवेट का आगे क्या क्या बनता है देखिए। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनती है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट अम्ल का, या यूं कह सकते हैं कि ग्लूकोज का एथेनॉल C2H5OH लिख सकते हैं आप सूत्र, C2H5OH, इसे बोलते हैं एथेनॉल, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। ये 2 कार्बन, ये कार्बन कितने इसमें एथेनॉल में? 2 कार्बन वाला पदार्थ बनता है और ये प्रक्रिया है वो यीस्ट नामक प्लांट के अंदर होती है। समझ में आई बात? नेक्स्ट 2 नंबर, ऑक्सीजन का अभाव। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, ये ऑक्सीजन का अभाव है। अभाव का मतलब ये हो सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है लेकिन बहुत कम मात्रा के अंदर होती है। तब पाइरुवेट अम्ल के अंदर, पाइरुवेट अम्ल का ऑक्सीजन के अभाव के अंदर क्या प्रोडक्ट बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, प्लस ऊर्जा बनती है। ये कार्बन है वो 3 होते हैं, यानी 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जिसको लैक्टिक अम्ल कहते हैं। जबकि शुरुआत कहाँ से हुई थी? 6 कार्बन के अणु से। ये कहाँ होता है? ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ये हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर होती है। जब कभी कभार हम लगातार काम करते हैं और काम करने से हमारे हाथ या पाँव या शरीर के अन्य स्थानों की जो पेशियाँ होती है उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, तब क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, क्योंकि उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन है वो पहुंच नहीं पाती है, जिसके माध्यम से लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड से पेशियों के अंदर दर्द का अनुभव होता
ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और 3 नंबर देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ये श्वसन में 3 प्रकार के प्रोसेस है। ध्यान से आप पढ़ें कि सबसे पहला है ग्लूकोज है, वो पाइरुवेट अम्ल में बदलता है। ये प्रक्रिया हमारी कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। उसके बाद पाइरुवेट अम्ल बनने के बाद 3 प्रकार अलग अलग प्रकार से होते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अभाव में होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तीनों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लिखें और इनको अच्छी तरह से समझें। आप बहुत सरल चीज़ है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मानव श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां, अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। वैसे चीज़ एक ही है लेकिन अलग अलग पार्ट में इनको बांटा गया है। देखिए ऊपरी श्वसन तंत्र जिसमें नासिका, ग्रसनी और स्वर ये लेरिक्स यानी हमारे नाक के आगे का पार्ट और हमारे कंठ स्वर लिरिक्स होते हैं। निचला श्वसन तंत्र जिसे नासिका यानी नाक का आगे का भाग होता है। श्वसन मांसपेशियां डायफ्राम या मध्यपट यानी जो पसलियां होती है हमारी, वो पार्ट होता है। वैसे एक ही पार्ट होता है, मुख्य रूप से इसको अलग अलग 3 भागों में वैसे बांट दिया गया है। ये हमारा श्वसन तंत्र है। देखिए श्वसन तंत्र में डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं पहले। हमारा श्वसन का पहला पार्ट है वो नासाद्वार और मुख गुहा होती है, ठीक है। इसके आगे का भाग ग्रसनी होती है और उससे आगे का भाग कंठ होता है। और फिर है वो श्वसन नली होती है। श्वसन नली है, उसके बीच में इस प्रकार उपास्थि के वल्ले पाए जाते हैं, इस प्रकार के वल्ले पाए जाते हैं। ये हमारी श्वसन नली को सिकुड़ने नहीं देते हैं। और आगे श्वसन नली है वो 2 भागों में बंट जाती है और 2 भाग है वो दाएं और बाएं जो फेफड़े होते हैं या फुफ्फुस जो होते हैं उन फुफ्फुस के अंदर बट जाती है। फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी कुपिकाएं होती है जिनका अलग से डायग्राम दिया गया है। यहाँ देखिए ये क्या करती है, ऑक्सीजन का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करती है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है वो भरी जा सके, ठीक है। ये साधारण सा इसका डायग्राम है। इस डायग्राम को आप बार बार अपने रफ कॉपी में बनाएं ज़रूर, क्योंकि संरचना संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन तंत्र की संरचना को समझाइए, तो संरचना के अंदर हमें डायग्राम के माध्यम से समझाना पड़ता है। चलिए इसके पार्ट को अलग अलग पढ़ते हैं। नासिका, जो नासिका ग्रह या द्वितीय श्वसन अंग मुख भी होता है। नासिका के आगे का भाग ग्रसनी होती है और उसके आगे का भाग लेरिक्स यानी हमारे कंठ होते हैं। इसमें 9 उपास्थि और स्वर रज्जु होते हैं जिसे घाटी ढक्कन भी कहा जाता है। ये नासिका का ही भाग है। इसको अलग अलग 3 भागों के अंदर नासिका का आगे का भाग, उसके मध्य भाग और हमारे कंठ, तीनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। श्वसन नली सी आकार के छल्ले, जिसकी अभी हमने बात की थी, सी आकार के छल्ले होते हैं। श्वसनिका या कुपिका होते हैं, ब्रोंकाई या ब्रोंक्योल कहा जाता है। फेफड़े, बाह्य श्वसन, अंत्य श्वसन। बाह्य श्वसन और अंत्य श्वसन क्या होता है, देखिए बाह्य श्वसन गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान वायु से भरी व कोशिकाओं के रक्त के बीच गैसों के
आंशिक दबाव के कारण होता है। अंतःशोषण गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण द्वारा होता है। यानी श्वसन को अंदर लेना और श्वसन को बाहर निकालना। श्वसन को अंदर लेना अंतःशोषण कहलाता है और श्वसन यानी ऑक्सीजन को बाहर निकालना बाह्य श्वसन और ऑक्सीजन को अंदर लेना अंतःशोषण कहलाता है। और ये दाब के माध्यम से प्रक्रिया होती है। देखिए, मानव श्वसन क्रिया, अंतःशोषण और उच्च शोषण। अंतःशोषण वक्षीय ग्रह फैलती है, यानी अंदर का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता है। उच्च शोषण में वक्षीय ग्रह वो मूल आकार में फैलती है। पसलियों के संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, इनमें पेशियों में शीतलता होती है। वक्ष ऊपर तथा बाहर की ओर गति करता है, यानी वक्ष ऊपर बढ़ता है और बाहर की ओर गति करता है, जिससे क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वक्ष अपने वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाता है, यानी फेफड़ों पर दबाव डालता है ताकि गैसें हैं वो बाहर निकल जाए। गुहा में वायु दाब कम होता है, इसमें वायु दाब अधिक होता है। वायु का फेफड़ों में भरना अंतःशोषण से गैस अंदर ली जाती है तो फेफड़े भरते हैं, और उच्च शोषण या बाह्य शोषण भी कह सकते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जिससे फेफड़ों का आकार है वो छोटा होता है। फेफड़ों पर दबाव डाला जाता है पसलियों के माध्यम से, जिससे गैसें हैं वो बाहर निकल जाए। ये श्वसन प्रक्रिया थी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एटीपी। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि एटीपी क्या चीज़ है, तो देखिए एटीपी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एटीपी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एटीपी जिसकी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का जब पाचन होता है तो अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है वो एटीपी में संग्रहित हो जाती है, और जैसे जैसे उसकी आवश्यकता होती है वैसे वैसे एटीपी है वो वापस एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उसका उपयोग है वो वापस कर लिया जाता है। एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न खंडित होता है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मोचित होती है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा सकती है। तो ये था श्वसन की प्रक्रिया। इसके बाद है वहन या रक्त परिसंचरण तंत्र। ये हम इसी अध्याय के नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ध्यान से इसको लिखें, समझें, और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि और अच्छी से अच्छी और अच्छा से अच्छा मैटर है वो आपके पास पहुंचाया जा सके। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक कक्षा 10 के विद्यार्थियों को शेयर करने की भी कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।